अध्यापक कैसे नेता बना, मतलब राजनीति के क्षेत्र में एक अध्यापक कैसे आया? जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान हमारे मोहल्ले के अगल बगल के जो बच्चे थे उनको थोड़ा मैं आसपास बैठा के पढ़ाने का काम। 29 सितंबर सन 2019 हमारे जो मऊ जनपद के जो उभरते युवा नेता हैं जिसे कहें, उसके बारे में उनकी प्रगति के बारे में क्या हो सकता है? कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, ये जो शायरी मैं कहा हूँ, जो पंक्ति मैं कहा हूँ, उसी को चरितार्थ कर रहे हमारे सामने घोसी विधानसभा के पूर्व विधायक श्री विजय राजभर जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से 2019 में विधानसभा घोसी से उपचुनाव में आप विधायक बन के हम लोगों के सामने आए और कहीं ना कहीं मेहनत के दम पे जो कहा जाता है राजनीति करके एक बतौर एक अध्यापक, एक समाज सुधारक के तौर पे हमारे सामने जनप्रतिनिधि बन के कार्य किए। आज कहीं ना कहीं पूरी मऊ की जनता गौरवान्वित महसूस करती है आपको देख के, और जो मेहनत करने वाले जितने भी नेतागण हैं, जितने भी युवा नेता हैं आज के दशक में देखा जाए, उनके कहीं ना कहीं आप प्रेरणा स्रोत बनने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के तौर पे आपसे जो हम लोगों का पहला संवाद रहेगा, पहला संवाद यही रहेगा कि ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब ये जो राजनीति है, राजनीति के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपके इस सोशल मीडिया जो ब्रॉडकास्ट का माध्यम है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। और जो भी लोग देखेंगे और आज आप हमारे बीच में आए हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जो भी लोग देखेंगे मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में आने का मेरा जो सामाजिक जीवन है, शुरू से ही पिताजी हमारे एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाते थे और उसी में हमारा भी सहयोग रहता था। स्कूल से आने के बाद माता पिता चूँकि सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा समय देते थे, माँ हमारी गृहिणी थी, पिताजी हमारे व्यवसायी छोटे से, उनके साथ हाथ बटाने से लेकर के समाज में विद्यालय जीवन से ही हमारी पूरी भूमिका रही। अपनी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा यही प्राथमिक विद्यालय में रेलवे में जो चला करता था उसमें हुई। उसके बाद ऊपर की शिक्षा हमारे जीवनराम इंटर कॉलेज में हुई, बाकी यहाँ डिग्री कॉलेज है उसमें हुई। आगे चूंकि अर्थव्यवस्था के न होने के कारण आगे हम नहीं जा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पिताजी ने और हमारे परिवार के लोगों ने हमारे विकास में, चाहे वो शिक्षा हो या फिर किसी प्रकार का हमारा विकास हो, उसमें किसी प्रकार का उन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दिया। मैंने सुना है विजय जी आप बतौर एक अध्यापक भी कार्य कर चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान हमारे मोहल्ले के अगल बगल के जो बच्चे थे उनको थोड़ा मैं आसपास बैठा के पढ़ाने का काम, हमारे पिताजी बताते थे कि बच्चों को मैंने पढ़ाइए, उससे अपना भी ज्ञान बढ़ता है और बच्चों का भी ज्ञान बढ़ता है। हम ये काम शुरू किए, लेकिन ऐसे पढ़ाते एक दिन एक स्कूल का बच्चा था, उसको मैंने हम उसकी शिकायत करने उस विद्यालय में गए थे और उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा अगर आप हमारे टीचर से ज्यादा ज्ञानी हैं तो आप वही आगे पढ़ाइए बच्चों को। मतलब इत्तेफाक हुआ और उनसे हमारी मित्रता हुई। उन्होंने कहा पढ़ाइए। लगभग 3 साल मैंने उनके विद्यालय में, उनका विद्यालय में 1 से लेकर कक्षा 5 तक चलाते थे, मैंने अपना समय दिया और समय के रूप में मैंने अपना दिया, लेकिन कोई पारिश्रमिक मैंने उनसे नहीं ली। अच्छा। मैंने यही कहा कि आप हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और बच्चों को भी जो कमी होगी हो जाएगी और हमारी भी कोई कमी होगी तो आप। उस समय आप ग्रेजुएशन में थे? हाँ, उस समय मैं इंटर में था। अच्छा, इंटर में था, बताइए। 11th में था मैं कर रहा था। तो एक अध्यापक कैसे नेता बना, मतलब राजनीति के क्षेत्र में एक अध्यापक कैसे आया? अब उसके आगे वहीं जहाँ हम पढ़ाते थे उसी के 100 मीटर दूरी पे रेड लाइट एरिया चलता था, जिसको हम सभी वैश्यावृत्ति के रूप में जानते हैं। और उसी को जब हम लोग आते जाते थे, रास्ते में सारे बच्चों का आवागमन होता था, तो एक दिन एक बच्चा छोटा था, कहा कि सर जी ये खड़हरा के नाम से विख्यात था। मैंने पूछा स्कूल में नागा हो गया था, मैंने पूछा ऐसा क्यों, स्कूल नहीं आया तुम? उसने बताया कि मेरी माँ उसमें जाके चौका बासन करती है और मेरे पिताजी दारू पीते हैं और वही मैंने उसका उस खड़हरे में संबंध था। तो मुझे लगा कि अगर ये खड़हरा एक बच्चे का भविष्य खराब कर रहा है तो ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे, न जाने कितने परिवार होंगे जो लोग अपना यहाँ सब कुछ ले आके दे रहे हैं और पूरा परिवार खत्म हो रहा है, समाप्ति के कगार पे हो रहा है। तो वहीं बैठ करके हम लोग विद्यालय में प्लानिंग किए कि किस प्रकार से
इस जो समाज की बुराई है यहाँ पनप रही है बड़े लंबे समय से। यहाँ हमें लगता है कि यहाँ इस रिलेट एरिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ जो वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं थी वो यहाँ रहती थी और बहुत मैंने पेशेवर तरीके से चलता था। बहुत सारे लोग सफेदपोश इसमें माफिया थे, जो गुंडा थे, जो राजनेता थे, सारे लोग हस्तक्षेप था। हम लोगों ने प्लान किया, प्लान करके उस समय एक एसपी आए थे यहाँ पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता जी। हम लोग प्रार्थना पत्र ले जाकर के उनको दिए और देने के बाद जो थोड़ा रिएक्शन आया कि तुरंत पुलिसिया कार्रवाई हुई, तो ऐसे थोड़ा हम लोगों का मनोबल बढ़ा और फिर थोड़ा समर्थन मोहल्ले वालों लोगों का मिला, जिनका आना जाना था उनका मिला। फिर उसके बाद एक इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट यही पुरानी तहसील में चलता है, उसके प्रबंधक पंडित जी हैं, वो बेचारे मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और हमारे पूरे बच्चे उस समय 400-500 की संख्या में उनके यहाँ बच्चे टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो सारे के सारे बच्चों ने भी पूरा समर्थन दिया और ऐसे हम लोग का मनोबल और बढ़ा। और उसी संघर्ष में मैं 2007 से लेकर के 12 तक लगातार संघर्ष किया और उस पूरे रेड लाइट एरिया को हम लोगों ने समाप्त करा दिया। आज आप देखेंगे इस पूरे मोहल्ले में एकदम साफ सुथरा है, पूरे मोहल्ले से आवागमन बहुत ही बढ़ चुका है। नहीं तो पहले लोग आने जाने से कतराते थे, लोग को डर था कि कहीं कोई देख लेगा तो घर जाके बताएगा कि बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। यहाँ तक कि इस मोहल्ले का नाम लेने से भी लोग डरते थे कि कहीं बेइज्जती न हो जाए, इस प्रकार की दशा थी। फिर उसके बाद नगर पालिका का चुनाव आया, चुनाव में 2012 में तो हम लोगों ने एक प्रत्याशी अपना लड़ाया था, वो प्रत्याशी हमारा 300 वोटों से पराजित हो गया। उसके बाद फिर दूसरा चुनाव आया, तो दूसरे चुनाव में फिर हम लोग 2012 के चुनाव में हमने अपना मोहल्ले वालों की सहमति से और अकेले हमने एक यहीं के स्थानीय जो बहुत ही बाहुबली अपने आप को मानते थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। और जनता का निर्णय देखिए, जनता इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि होती है। उस समय अपना ये वार्ड जो है, ये सालतपुरा सबसे बड़ा वार्ड, हाँ बड़ा था उस समय। यहाँ हमको लग रहा है 26,000 मतदाता थे यहाँ और हार्ट प्लेस यहाँ कहा जाता था। यहीं रोडवेज है, यहीं रेलवे स्टेशन है, यहीं सारे हॉस्पिटल्स हैं, मैंने सारी चीजें, व्यापार का सबसे बड़े बड़े प्रतिष्ठान यही हैं, सारी चीजें यहीं हुआ कर अभी भी हैं। तो उसका हमें नेतृत्व करने का अवसर जनता ने दिया था। अब बातें जब कर ही रहे हैं तो अब मुझे याद है 29 सितंबर सन 2019, ये दिन मुझको इसलिए याद है क्योंकि इसके अगले दिन ही मेरा जन्मदिन था। अभी मैं शाम की दशक चल रही थी, तब तक आदरणीय विजय राजभर जी का पोस्ट वायरल हुआ। खबर ये मिली कि श्री विजय कुमार राजभर जी को घोसी विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। और उस मतलब वो जो समय था उसको आप किस प्रकार से आप बयां करेंगे? देखिए वो समय हमारे जीवन का मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, उसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। और हमारे जीवन में जिनका वो उस समय पहला काल आया था, ऐसे हमारे उस समय के उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो हमें बहुत ही स्नेह देते हैं आज भी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि तुम कहाँ हो। उन्होंने बताया कि मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूँ, पर्चा दाखिला की तैयारी करा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मोबाइल थोड़ा साइलेंट रखना और कोई भी कुछ कहे तो बोलना नहीं। हम थोड़ा सा पकाए कि आखिर में क्या हो गया, लेकिन उन्होंने जब बताया तो मैंने किस प्रकार से मैं उसको व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है और मैं उनका बहुत आभारी हूं। और शायद मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अगर नहीं करता तो ये अवसर मेरे पास नहीं आता। और इत्तेफाक की बात देखिए दोस्तों, उसी कल के कार्यक्रम होने वाली हैं, पर्चा दाखिला का समारोह होने वाला है, प्रत्याशी को उसी मंच पे बुलाया जाएगा और उसी पूरे कार्यक्रम की जो योजना है, जो कार्यक्रम को करवाने की कार्य जो मिला था श्री विजय कुमार राजभर जी को मिला था और वहाँ पे लगकर उस कार्यक्रम को तैयारी वो करवा रहे थे। और उसी समय उनको फोन आया और अगले ही दिन जिस कार्यक्रम की शुरुआत से लेके अंत तक उस कार्यक्रम को सजोने का कार्य कर रहे थे, उसी मंच को जिन्होंने सजाने का कार्य किया, उसी मंच पे अगले दिन जाके जब प्रत्याशी वहाँ पे नॉमिनेट होते हैं। आगे की क्या विधियाँ रही? विधायक आप बन गए, विधायक के बाद की क्या मतलब आपने परिवर्तन जो कारी इतिहास हम लोग कहते हैं कि हमारे। थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं विधायक बना उससे पहले पार्टी ने दायित्व दिया था जिला का महामंत्री। और उसी के नाते हमें वो मंच सजाने की और पर्चा दाखिला कराने की जिम्मेदारी थी। उसके पहले मैं इस पूरे मऊ नगर का नगर अध्यक्ष था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर संयोजक था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का बूथ, हमारा जो इसकी मोहल्ला है यहाँ मैं रहता हूँ वहीं का मैं बूथ अध्यक्ष रहा।
युवा मोर्चा में भी आप रहे? नहीं, युवा मोर्चा में मैं मेन बॉडी में, भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में मैंने काम किया। मातृ संगठन में हमें काम करने का अवसर मिला। मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें हमें समाज में रह करके किन चीजों को देखना और समाज में रह करके समाज को कैसे आगे बढ़ाना, समाज में रह करके एक अच्छे व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करना, इन सारी चीजों का हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे हमारे जितने प्रचारक गण थे उन्होंने हमें बहुत ही तराश करके उनका अनुभव जो आज हमारे जीवन में काम करता है उसका हम सभी लाभ लेने का काम करते हैं। बाकी जो आगे की चीजें हैं, मऊ देखिए बहुत ही छोटा शहर है, एक दूसरे जनपद से हमारे कट के बना हुआ है। मऊ को आवश्यकता है दूसरे पैसों की, जैसे जब हमारे प्रधान में मिल और स्वदेशी कॉटन मिलें चला करती थी तो वो दूसरे यानी बाहरी पैसा आता था और यहाँ रोटेशन होता था, कोई यहाँ चावल खरीदता था, कोई कपड़ा खरीदता था, यानी मार्केट में जब पैसा चलता है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी ऊपर जाती है। और जब अर्थव्यवस्था कहीं की भी ऊपर जाएगी तो वो जिला हो, गांव हो, राज्य हो, स्टेट हो, चाहे देश हो, वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। जब से हमारी दोनों मिलें बंद हुई हैं तब से लेकर के आज तक हम देख रहे हैं कि मऊ के लोग बार बार सरकारों की तरफ ये बहुत ही उम्मीद की निगाह लगाए रहते हैं, कुछ तो ऐसा नया होगा। लेकिन एक बार उम्मीद की किरण जगी भी थी, लेकिन अब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि बचा नहीं जो उन सारे विषयों को कुरेद करके मऊ में क्या हो सकता है इन सारी चीजों पे बात करे। एक बार जब हमारे इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के जो विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी हैं, वो उद्योग मंत्री हुआ करते थे इसके पहले वाले कार्यकाल में। कोविड के कार्यकाल के दौरान हम सभी एक 4-5 लोगों की टीम बना करके हम लोग और सारे कोविड के मानकों का पालन करते हुए हम सभी अपनी बात लेकर के उनके यहाँ गए थे और उनसे ये बात भी हुई थी कि जो हमारे यहाँ स्वदेशी कॉटन मिल और प्रधान कताई मिल की जो मिलें बंद हैं उसमें से किसी एक को, जो उत्तर प्रदेश सरकार जिसको गवर्न करती हो, उसमें से किसी एक को खाद्य प्रोसेसिंग का एक बड़ा उद्योग अगर यहाँ डाल दिया जाए, जैसे वो टमाटो सॉस हो गया या आलू का चिप्स बनाने वाला हो जाए, तो उससे क्या होगा कि उससे कम से कम 4 से 5 हजार मजदूर यहाँ काम मिलेगा। और उससे संबंधित जैसे अगर टमाटर का जो सॉस बनाने का जैसे खाद्य प्रोसेसिंग वाला होता है, अगर टमाटर का सॉस बनेगा यहाँ तो टमाटर की खेती हमारे किसान यहाँ करेंगे तो उनको भी लाभ होगा। या फिर आलू का जैसे चिप्स बनाना हो तो मैंने यहाँ के मजदूरों को और यहाँ किसानों को दोनों को लाभ होगा और जो यहाँ चीजें बनेगी यहाँ के मार्केट में वो बिकेंगी भी। ऐसे कई प्रकार के थे, लेकिन उस समय हम लोग थोड़ा कोविड के नाते सरकार का भी हाथ बंधा हुआ था, आर्थिक स्थिति से सरकार कमजोर भी थी, उससे बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। बाद में दुर्भाग्य रहा चुनाव 2022 का, मैं हार गया, बाकी उसके बाद मैं जनता के बीच में लगा हूँ आगे। हाँ, निरंतर लगना भी एक अपने आप में बड़ी बात है, क्या है कि अभी भी कुछ देर पहले की इत्तेफाक ही है कि हम लोग एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम देने के बाद विधायक जी का यहाँ पे आना हुआ, उसके बाद क्षेत्र में भी भ्रमण होने का कार्य होगा। तो आगे की क्या रूपरेखा आप सोचते हैं अपने जीवन के प्रति, मतलब अगर शिक्षा को लेके अब देखा जाए, शिक्षा की अगर बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही एग्जाम देकर परीक्षा देके आप मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस यानी मास्टर ऑफ आर्ट इन पॉलिटिकल साइंस से आपने इग्नूस विषय से पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ LLB की आपने डिग्री भी पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो आगे की अपने आप को कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम सभी को, अब हमारा जीवन सार्वजनिक जीवन हो गया है। मैं व्यक्तिगत कुछ सोच नहीं पाता हूँ और बहुत ही आनंद आता है लोगों की सेवा करके, लोगों की मदद करके। तो जो बाकी चीजें जो अड़चने आती है, जैसे हमारी कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था हमारे संवैधानिक जो ढांचा है, जो संविधान जिसकी अनुमति देता है, चाहे वो राजस्व संहिता हो, चाहे पुलिस का एक्ट हो, वो सारी चीजें जैसे हम पढ़ेंगे तभी जाकर के लोगों की मदद कर पाएंगे। और शिक्षा, ये तो कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कोई छीन नहीं सकता और हमारे पास समय है, समय भरपूर समय है, तो मैं उस समय को गंवाना नहीं चाहता। और मैं तो हमारे पार्टी के जो नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं उनसे, उनकी बहुत सारी किताबें हमारे पास में पढ़ता रहता हूँ उनको। एक संयोग है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी किसी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए किसी महाविद्यालय में थे, तो उसी दौरान उनके पिताजी शिक्षक थे और रिटायर हो गए थे। तो उनके भी ध्यान में आया कि वो शिक्षा उनकी अधूरी थी और वो पिता और पुत्र, ये रिकॉर्ड है, इतिहास है भारतीय राजनीति में, ऐसे एक राजनेता रहे जिनके पिता और पुत्र दोनों एक ही कॉलेज में अपनी किसी पढ़ाई को पूर्ण कर रहे थे। तो पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, बाकी तो मेरी पूरी सारी उम्र बची हुई है और हमारी जो अधूरी शिक्षा है, अब शिक्षा किसी की भी पूर्ण नहीं होती है।
ज्ञान जितना मिले ज्ञान उतना लेना चाहिए, ये मेरा मानना है और कई सारे किताबों में भी लिखा है। इसलिए ज्ञान को जितना मिल पाता है हम लोग लेते हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं अभी आपके साथ परीक्षा हम दे रहे हैं तो बड़ा आनंद आता है। इसी बहाने सारे अपने से मुलाकात हो जाती है, विद्यार्थियों से मुलाकात हो जाती है। और दूसरी एक चीज मिलती है वहां कि किसी प्रकार का जो ईगो है अपने अंदर, ईगो घमंड इस प्रकार का नहीं आ पाता है। और मैं इसी नाते शिक्षा को ग्रहण करने में बहुत विशेष जोर देता हूँ। अभी जब मैं पॉडकास्ट की जब बात कर रहा था, मैंने अपने दोस्तों यारों मित्रों में जब किया, तो हालांकि मैं मऊ क्षेत्र से हूँ और मऊ के बहुत तमाम युवा जो नेता हैं, भैया आइडियल भी हैं उनके, तो उन्होंने भी ये जरूर मुझसे कहा कि ओमकार आप जाइएगा तो भैया से जरूर ये पूछिएगा कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हम किस प्रकार से आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो भैया हमारे जो मऊ जनपद के जो उभरते युवा नेता हैं जिसे कहें, उसके बारे में उनकी प्रगति के बारे में क्या हो सकता है आपके राय में? देखिए, राजनीति कोई पेशा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। राजनीति एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का और लोगों के उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने का और उनके अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करने का। राजनीति के माध्यम से ही सरकारें जनता के दिए गए अधिकारों और उनके कर्तव्यों का पालन कराती है। इसी नाते मैं उन सारे युवाओं से भी कहूंगा कि पहले अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, उस शिक्षा के बाद अपने परिवार पे ध्यान दें और परिवार के बाद आसपास अपने रहने वाले अपने समुदाय में, अपने पर्यावरण पे, ये सारी जो इन्वायरमेंट है, जितने चीजें हैं जो प्रदूषण मुक्त बनाएं, अगल बगल सारी चीजों को बनाएं, ताकि जब आप अगल बगल के लोगों का नेतृत्व करेंगे तभी आप नेता बन पाएंगे। उनसे मेरा यही निवेदन है कि अपने जीवन को व्यर्थ न करें, वो किन्हीं न किन्हीं दिशा में अपने को नेतृत्वकर्ता बनाएं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। नेतृत्व पैदा करेंगे। नेतृत्व के बिना आज देख रहे हैं हमारे मऊ जनपद की स्थिति बड़ी थोड़ी दयनीय हो गई है कि हमारे यहाँ एक नेतृत्व करने वाले मजबूत किसी नेता की जरूरत है, जो लोग खोज रहे हैं कोई मिलता नहीं है। इस नाते उनसे मेरा सारे युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने सारे जितने भी हम उम्र के लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि किन्हीं न किन्हीं विषयों पे एक बार सामूहिकता से बैठना चाहिए और इस जिले को विकास को लेकर के, इस जिले में और हमारे प्रदेश में, देश में जो गतिविधियां चल रही हैं जो पॉजिटिव हैं, उन पे चर्चाएं करनी चाहिए। मैं देखता हूँ बड़ी बेनस्ता है, आपस में लोगों में तनाव बहुत रहता है, देख के लोग मैंने एक दूसरे को ऐसे रहता है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि अभी हमारी उम्र बहुत छोटी है, हम सभी लोगों की, जितने हमारे मैंने हमजोली लोग हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि चाहे वो किसी भी दल पार्टी में काम करते हों, विचारधाराएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हम सबका सिर्फ मात्र एक ही लक्ष्य है, भारत माता की जय। हमारा देश सर्वोपरि होना चाहिए और देश के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त सारी सुविधाएं को प्राप्त होनी चाहिए जो हमारी सरकार दे रही है। अगर कहीं किन्हीं कारणों से कोई कमी आती है तो उसमें बहुत लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप हम सत्ता में हमसे भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।